नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि कई चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। साधारण अर्थों में वही विराम चिन्ह होते हैं और उनको हम आज कि कहाँ पर इन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। आपने देखा है कि वाक्य में अलग अलग चिन्ह आते हैं और इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो जब भी हम किसी भाषा को जब हम बोलते हैं तो बोलते हुए अलग अलग परिवर्तन होते हैं। कभी हम भाषा को बोलते हुए कभी हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कभी हम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं। तो बच्चों, इन बोलने की भाषा को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो इसके लिए एक प्रकार के चिन्ह विकसित किए गए हैं और इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है वह हम जानेंगे कि विराम चिन्ह क्या है। विराम चिन्ह मौखिक भाषा की विशेषताएं जैसे रुकना, स्पष्टीकरण देना, प्रश्न करना, आश्चर्य आदि की अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले लिखित चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे कि किन किन विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं और उनका यूज कैसे होता है। तो पहला है पूर्ण विराम। वक्ता जब एक वाक्य समाप्त करता है तथा दूसरा वाक्य शुरू करने से पहले अपनी वाणी को विराम देता है तो उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जब भी हम एक वाक्य कहते हैं और एक वाक्य हमारा समाप्त हो जाता है, उसके बाद एक नया वाक्य शुरू होता है, उससे पहले जब हम रुकते हैं तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि ना तो मैं चाय पीऊंगा ना कॉफी, यहाँ समाप्त हो गया और यहाँ पूर्ण विराम आ गया। बस मैं अब चलूंगा, उसके बाद फिर पूर्ण विराम। मतलब जब वाक्य समाप्त हो जाता है और दूसरा वाक्य शुरू होना होता है, उससे पहले पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। इससे भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पूर्ण विराम क्या होता है। इंग्लिश में फुल स्टॉप, जब हम वाक्य को समाप्त करते हैं उसके बाद में पूर्ण विराम लगाते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। पूर्ण विराम की तुलना में लगभग आधे समय के लिए रुकना। पूर्ण विराम होता है थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुका जाता है वाक्य समाप्त होने पर, लेकिन अर्ध विराम पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा आधा समय, उसको रुकने के लिए आधा समय लगता है। जैसे कि उदाहरण, अध्यापक पढ़ाते रहे, फिर यहाँ पर अर्ध विराम लगा दिया है, बच्चे शोर करते रहे, पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया है। तो बीच में जब हम थोड़ी देर के लिए रुके, क्योंकि इस वाक्य हमारा समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुके, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध विराम। मतलब पूर्ण विराम की तुलना में आधे समय के लिए रुके। पूर्ण विराम में थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुकते हैं और समाप्त हो जाता है वाक्य, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुके हैं, थोड़े कम समय के लिए रुके हैं तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है और पूर्ण विराम का यहाँ चिन्ह भी यहाँ साथ साथ है, तो आप देखते रहे। चिन्ह का यूज करना आना चाहिए और चिन्ह क्या होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चिन्ह अर्ध विराम का है। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम ये है इसके साथ में चिन्ह, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉमा। अर्ध विराम की तुलना में कम समय के लिए रुकना। अब हमने अल्प विराम क्या होता है? अर्ध विराम की तुलना में भी अब और कम समय के लिए रुका जाता है जब, तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे खाना खाओ, अल्प विराम लगाया, थोड़ी देर आराम करो, अल्प विराम लगाया, अपने बारे में कुछ बताओ, अल्प विराम लगाया, तब यहाँ से जाना। अब क्या है, हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके, तो यहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। चौथा है उपविराम। उपविराम का चिन्ह ये दे रखा है।
कोई विशिष्ट बात का उल्लेख करना, कोई शीर्षक आदि देना हो तब। जैसे कि कोई विशिष्ट बात का उल्लेख हम करते हैं कि जैसे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा परिश्रम का फल, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, यहाँ लगा दिया उपविराम। और जैसे जंगल का राजा, फिर अल्पविराम लगा के शेर, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं किसी विशिष्ट बात का, तो किसके बारे में बताने से शेर, तो वहां पर हमने क्या लगा दिया, उपविराम लगा दिया। पांचवा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक ये बहुत ही आसान है और आपको आसानी से आता भी है, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक अवयव जैसे कब, क्या, कौन, कितना आदि का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे आप किसके साथ आए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आप कब जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से जब भी हम प्रश्न वाले वाक्य होते हैं उनके साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो आज हमने पूर्ण विराम, ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है एक डंडा सा, जब वाक्य समाप्त हो जाता है उसके बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम ये है, इसका चिन्ह साथ में, और इसके कि पूर्ण विराम की तुलना में आधे समय के लिए रुका जाता है। और अल्प विराम अर्ध विराम की तुलना में भी कम समय के लिए जब रुका जाता है तो वहां पर अल्प विराम। उपविराम किसी बात का उल्लेख करने के लिए तो उपविराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे विराम चिन्ह आता है 6 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस प्रकार से होता है, एक डंडा नीचे बिंदी। तो यह है विस्मयादि बोधक का प्रयोग विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि को व्यक्त करने में किया जाता है। जब भी हमें कोई विस्मय वाली बात होती है, कोई आश्चर्य वाली बात होती है, जब हम घृणा व्यक्त करते हैं, कोई शोक व्यक्त करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, तब विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, आह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। काश तुमने मेरी बात मानी होती, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको समझ में आ गया है। अगला हम पढ़ेंगे योजक। योजक होता है ये छोटी सी रेखा। तो दो शब्दों या पदों को अलग करने या जोड़ने का कार्य योजक चिन्ह के द्वारा किया जाता है। जब हमें दो पदों को अलग करना है या जोड़ना है, जैसे उदाहरण सोते जागते, उठते बैठते, आते आते, 2/3, इन सब में जो ये छोटा सा डैश लगा होता है इसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। अगला है निर्देशक। निर्देशक जो चिन्ह होता है यह योजक चिन्ह से थोड़े बड़े आकार की एक रेखा होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो योजक चिन्ह है ये छोटी सी रेखा होती है और जो निर्देशक है यह बड़े से रेखा होती है। तो योजक चिन्ह से ये थोड़ी बड़ी होती है। तो इसका उदाहरण, गांधी जी का मानना था अहिंसा के बल पर ही आजादी मिलेगी। जब निर्देशक निर्देश दे रहे हैं, कोई निर्देश वाली बात है तो वहां पर, कोई सूचना वाली बात है तो वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ था गांधी जी का मानना था, फिर हमने क्या लगाया, निर्देशक चिन्ह लगाया, अहिंसा के बल पर ही आजादी मिलेगी। अगला है उद्धरण या अवतरण। उद्धरण चिन्ह का होता है ऊपर की तरफ, ये देखो ऊपर की तरफ लगता है ये इसका चिन्ह। जब वक्ता किसी की बात को उद्धृत करता है, मतलब एज इट इज, जब हम कोई बात कहते हैं, हमने बात किसी से कही, उसने हमारी बात को वैसा का वैसा ही जब बोल दिया, या लिखने में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उस चिन्ह को हम उद्धृत कथन को, जो उद्धृत कथन है जो कहा गया है, उस कथन को हम उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे उदाहरण, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। अब किसने दिया था ये नारा, जय जवान जय किसान। तो किसने यहाँ पर नारा दिया था, ये उनके पूरे, उन्होंने जैसे के जैसे बोला था और उसी बात को वैसे ही एज इट इज जब लिख दिया है तो वह उद्धरण चिन्ह के अंदर ही लिखा जाएगा। तो इसलिए उसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह, कि उद्धृत, किसी की बात को उद्धृत करता है और उद्धृत कथन को उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। ठीक है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग आप देखते हो कि हम हर बार ही करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बार बार किया है, देखो जब भी हम हर
किसी के बारे में पढ़ते हैं तो विवरण चिन्ह का प्रयोग होता रहता है, निर्देशक, इन दोनों का ही प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। तो सूचना, निर्देश, विवरण आदि देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, विवरण चिन्ह, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में एक मतलब ये भी लगा सकते हैं निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह भी लगा सकते हैं। विवरण चिन्ह 2 बिंदु और एक रेखा, और ये केवल एक लंबी रेखा होती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि विवरण चिन्ह। अगला है कोष्ठक। कोष्ठक देखे होंगे आपने, जैसे यहाँ पे भी मैं बार बार कोष्ठक लगा रही हूँ, तो ये भी क्या है, कोष्ठक है। ऐसे और भी कोष्ठक होते हैं, जैसे यहाँ पर दीर्घ है, ये कोष्ठक है, ये भी कोष्ठक है, ये भी कोष्ठक है। तो इनका प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है, गणित में होता है कोष्ठक का प्रयोग। और कोई विशिष्ट, जैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं कि कोई विशिष्ट जानकारी देने के लिए, या कि किसी भाषा को, 2 भाषाओं को जोड़ने के लिए एक भाषा में लिख देते हैं और फिर उसको दूसरी भाषा में कोष्ठक में लिख देते हैं, इसमें भी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण आप देखो, तत्सम, क्या होता है तत्सम, तो हमने उसको कोष्ठक में लिख दिया कि जो संस्कृत से आए हैं। तो कोई विशिष्ट जानकारी है ना इसके बारे में भी, कि ये पता लग जाए कि ये जो संस्कृत से आए हैं। तो कोष्ठक का प्रयोग किसी विशिष्ट जानकारी के लिए या कठिन शब्दों का, कई बार कठिन शब्द, जैसे ये कठिन शब्द हैं कि नहीं पता लगे हमें, तो हमने उसको कोष्ठक में लिख देते हैं हम। और दूसरी भाषा का पर्याय देने के लिए, जैसे कि हमने कई बार हम हिंदी में कुछ लिखते हैं और उसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसको हम इंग्लिश में भी लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कोष्ठक में लिखा जाएगा। तो कोष्ठक का प्रयोग ऐसे हम जगह जगह पर करते रहते हैं, तो वो कोष्ठक होता है। आगे है 12वां, हंसपद या त्रुटि परक। तो जब भी वाक्य में कोई शब्द या पदबंध या वाक्यांश छूट जाता है, तब हम इस हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग वहां पर करते हैं। उदाहरण, जैसे मंत्री महोदय ने अपने, अब जैसे मैं कहा और वक्तव्य जो है ये शब्दबंध पदबंध ये टूट गया है, यहाँ पर रह गया है, तो वहां पर हमने चिन्ह लगाकर और इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो इसका भी यूज आप लिखते हुए कई बार करते हैं, तो याद रखना कि हंसपद और त्रुटिपूरक चिन्ह ये होते हैं। ठीक है, आगे है 13वां, लाघव या संक्षेपक चिन्ह। ये ऐसे लाघव या संक्षेपक चिन्ह, जब बड़े अंशों को जब हम संक्षेप में लिखना होता है तब हम लाघव या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बैचलर ऑफ साइंस, तो इसको हम जब संक्षेप में लिखेंगे तो बी, और हमने ये लगा दिया एस, फिर लगा दिया और सी और फिर लगा दिया, तो BSc। तो इसको हम किसके, ये फुल फॉर्म थी इसकी बैचलर ऑफ साइंस, और उसको हमने संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रोफेसर, ऐसा करके इसको लिख दिया प्रो और ये चिन्ह लगा दिया। बीमा निगम, बी और नी करके ये चिन्ह लगा दिया। तो जब बड़े अंशों को जब हम संक्षेप में लिखना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, लाघव या संक्षेपक चिन्ह का। तो हमने बच्चों विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा कि विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ कहाँ पर होता है और कौन कौन से विराम चिन्ह के चिन्ह क्या क्या हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। धन्यवाद।